फिजिक्स यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना तक हल कर दिया था। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। Derivation of formula for electric field intensity at any point on equatorial line are broadside on position of electric dipole। तो बच्चों आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। एक तो बच्चों बिंदु ए पर एक आवेश ऋण Q रखा है और बिंदु बी पर एक आवेश धन Q रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB और जिसका मध्य बिंदु है O। जो वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई होती है वो 12 होती है, तो मध्य बिंदु O से ऋण Q आवेश की जो दूरी होगी बच्चों वो L होगी और मध्य बिंदु O से जो बिंदु B पर रखे धन Q आवेश की दूरी होगी वो भी L होगी। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ये जो लंबार्धक रेखा है इसे हम लोग निरक्षीय रेखा कहते हैं। निरक्षीय रेखा और मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा में एक बिंदु है P, जिस बिंदु पर हमें इन दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मान लो निरक्षीय रेखा में बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r। अब बच्चों किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। तो एकांक आवेश पर जो परिणामी वैद्युत बल लगेगा उस बिंदु पर वह परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और बल की जो दिशा होगी उस बिंदु पर वह परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर एक कूलम आवेश रखते हैं तो इस धन एक कूलम आवेश को प्रतिकर्षित करने वाला है। क्लियर बच्चों, तो ये एक कूलम आवेश को प्रतिकर्षित करने वाला है। तो धन ने धन को प्रतिकर्षित किया है कितने बल से? वेक्टर E1 से। क्लियर बच्चों, इसी तरह वैद्युत द्विध्रुव का जो ऋण Q आवेश है ये भी बिंदु P पर रखे एक कूलम आवेश को अपनी ओर आकर्षित करें। तो धन ऋण को आकर्षित कर रहा है वेक्टर E2 से। अब बच्चों देखो इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहां रखी, इसके द्वारा एक कूलम आवेश पर आरोपित वैद्युत बल के परिमाण के बराबर होगी और एक कूलम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा के बराबर होगी। लेकिन जब बच्चों यहां से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमको BP की लंबाई की आवश्यकता होगी और जब ऋण Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें एक बिंदु A से बिंदु P के बीच जो दूरी है उसकी आवश्यकता होगी। तो इसको बच्चों हम लोग देखो यहाँ पर हमको आधार पता है, लंब पता है, इसे हम कोण थीटा मान लेते हैं और ये निरक्षीय रेखा बिंदु A से बिंदु B को मिलाने वाली रेखा की लंबार्धक रेखा है। तो बच्चों ये यहाँ पर लंब 90 हो गया, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा है। क्लियर। अब बच्चों अगर हम समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें बिंदु A से बिंदु P की बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों चित्र में पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं। चित्र में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो हमें इस समकोण त्रिभुज AOP में
समकोण त्रिभुज AOP में चित्र में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AP का स्क्वायर बराबर आधार AO का स्क्वायर प्लस लंब OP का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों जो AP बनने वाला है वो अंडर रूट A से O तक की दूरी L है, L स्क्वायर, और O से P तक की दूरी R है तो R स्क्वायर। तो बच्चों AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अभी यहां हमें इसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा का मान भी निकाल लेना चाहिए क्योंकि इसकी हमें बाद में आवश्यकता है। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया है आपका AO और कर्ण है आपका AP। तो इस तरीके से आप cos थीटा इक्वल्स टू AO अपन OP करके cos थीटा इक्वल्स टू AO का मान है L और AP का मान है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2। क्लियर बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने बिंदु A से P की दूरी ज्ञात की है, बिंदु B से P की दूरी ज्ञात की है और cos थीटा का मान इन समकोण त्रिभुज में क्या होगा उसके लिए हम लोगों ने यहां से इसको ज्ञात किया हुआ है। अब बच्चों धन Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो धन Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों ये आई वेक्टर E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और बिंदु P पर रखे एक कूलम का गुणनफल Q हुआ और यहां से यहां तक की जो दूरी हमारी बन रही है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर बन रही है। तो बच्चों ये हमारा बिंदु B पर रखे आवेश धन Q के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की होता है जो बिंदु B से P की ओर है, बिंदु B से P की ओर। अब इसी तरह बच्चों हम ऋण Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, वो आएगी बच्चों हमारे वेक्टर T2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q गुणे A। बच्चों यहाँ पर आवेश का चिन्ह ऋण Q बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ऋण Q के द्वारा ही यहाँ बिंदु P पर माने गए एक कूलम आवेश पर आकर्षण बल लग रहा है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों ये हमारा बना अंडर रूट बिंदु A से P की दूरी बिंदु B से P की दूरी के बराबर जो कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों यह जो बल आया हमारा बिंदु P से A की ओर आया है तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें बच्चे तो वेक्टर P1 और वेक्टर P2 मतलब धन Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋण Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण समान है, दोनों 1/4 का समान Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों वेक्टर E1 वेक्टर E2 के परिमाण समान है और अब हमें इनका सदिश योग ज्ञात करना है। तो बच्चों ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही बिंदु से गुजरने वाली है, तो इसलिए जब हमें सदिशों का योग ज्ञात करना होता है और वह सदिश एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग घटक करके फिर सदिशों का योग ज्ञात करते हैं। मतलब x अक्ष के अनुदिश घटकों का योग कर लेते हैं और फिर y अक्ष के अनुदिश घटकों का योग कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के द्वारा
इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसे किसी स्थिति में 3, 4, 5, 6 कुछ ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी होंगी तो भी हम परिणामी इसी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं यहाँ पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींची है। देखिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा, और ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए वेक्टर E1 का जो क्षैतिज दिशा में घटक आएगा वो आएगा E1 cos थीटा, क्योंकि कोण के पास में थीटा cos होता है घटक, और कोण से दूर में जो घटक आएगा बच्चों वेक्टर E1 का यहाँ जो घटक आने वाला है वो E1 sin थीटा आने वाला है। अब बच्चों वेक्टर E1 के हमने घटक वियोजित कर लिए हैं, x अक्ष के अनुदिश E1 cos थीटा और y अक्ष के अनुदिश E1 sin थीटा। अब इसी तरह बच्चों सदिश वेक्टर E2 का x अक्ष के अनुदिश घटक E2 cos थीटा है, और सदिश वेक्टर E2 का y अक्ष के अनुदिश घटक E2 sin थीटा। अब बच्चों देखिए E1 और E2 के परिमाण समान हैं। अब देखिए यहाँ पर E1 का परिमाण 1/4 पर q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर, और E2 परिमाण 1/4 पर नॉट अंडर q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों E1 और E2 के परिमाण समान हैं, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। वेक्टर E1 sin थीटा की दिशा E2 sin थीटा की दिशा के विपरीत। तो बच्चों अगर किसी बिंदु पर दो विपरीत सदिश कार्य कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्लियर? तो ये जो है बच्चों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम लोग देखें बिंदु P पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान है और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और बिंदु P पर जो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का योग होगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा, और जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के घटकों पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि क्षैतिज दिशा में घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा परिमाण में समान, परिमाण तथा दिशा में समान है, अतः यह परस्पर जुड़ जाएंगे। और अगर बच्चों इसी तरह हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक E2 cos थीटा E1 sin थीटा E1 sin थीटा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस प्रकार बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बनेगी हमारी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 के मान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये मान हो जाएंगे हमारे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर तक अंडर रूट हट गया यहाँ पर बच्चों। अब देखो यहाँ पर cos थीटा ये दोनों टर्म इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर हम लोगों ने देखिए cos थीटा का मान पहले से निकाल रखा है, तो इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 बच्चों ये कॉस थीटा का वैल्यू हुआ। और यहाँ पहले से हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इन दोनों का देखें, ये 2 भी यहाँ पर था, ये 2 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो Q इंटू 2L बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो फिर देखिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L हो गया बच्चों P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर आधी है तो एक और आधी मिलाकर 1.5 हो जाएगी, मतलब 3/2 हो जाएगा ये आपका। तो बच्चों इस तरीके बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर है, न्यूटन प्रति कूलम। धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो बच्चों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के आगे अब अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशंस ले लेते हैं कि भाई देखिए जो हमारा यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो बहुत कम है और मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r अधिक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की रचना अणुओं में होती है। जैसे आप HCl के अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चूंकि जो L का मान है वो बहुत छोटा है R से, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग और भी छोटा हो जाएगा। R स्क्वायर की तुलना में हम L स्क्वायर की, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं। L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो बच्चों अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं यहाँ तो जो L स्क्वायर है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2, से को कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा R क्यूब। तो बच्चों अगर इसकी हम दिशा देखते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 या E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T बाई आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम धनावेश से ऋणावेश की ओर ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होगा उसके लिए हम लोग स्थापना करने वाले हैं। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे ये एक बिंदु A जहां पर ऋणात्मक आवेश रखा है और बिंदु B में धनात्मक आवेश रखा है। अब बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है जिसे हम लोग मूल बिंदु मान रहे हैं वो O है। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण वो होता है वेक्टर P और द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और ऋणावेश से धनावेश तक की दूरी वेक्टर 2 है। मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश का विस्थापन सदिश ले लेंगे वेक्टर 2 है। तो बच्चों ये बन गया हमारा कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा इस वैद्युत द्विध्रुव का वेक्टर क्लियर। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में मध्य बिंदु O से मान लो R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है ये ज्ञात करना है। और इस मध्य बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा
वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बना है। तो बच्चों इस सदिश वेक्टर P के हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की में तो लंबवत दिशाओं में घटक कर लेंगे। तो एक घटक बच्चों इस दिशा में और एक घटक इस दिशा में, ये दोनों दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री। तो बच्चों P का जो OP की दिशा में घटक आएगा वो आएगा P cos थीटा, P cos थीटा, और P का जो इस दिशा में घटक आएगा वो आएगा P sin थीटा, क्योंकि पास जिस दिशा से पास में कोण थीटा होता है वहां cos मिलते हैं और जिस दिशा से दूर में कोण थीटा होता है वहां sin थीटा मिलते हैं। अब बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने एक वैद्युत द्विध्रुव को दो भागों में विभक्त कर लिया, एक P cos थीटा है, दूसरा P sin थीटा है। अब बच्चों P cos थीटा घटक के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, इसको हम लोग E पैरेलल कह सकते हैं, और P sin थीटा की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, इसको हम लोग E परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में, देखिए यहाँ पर P cos थीटा वैद्युत द्विध्रुव वाली अक्ष है, P cos थीटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, क्लियर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर P cos थीटा घटक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E पैरेलल, तो वो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अक्षीय रेखा में जो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मींस 2p/r3। तो यहाँ P के स्थान पर P cos थीटा है, 2p cos थीटा अपॉन r3 कर सकते हैं इसको न्यूटन प्रति कूलम, क्लियर। अब बच्चों इसी तरह जब हम E परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो उसका परिमाण आएगा, देखिए उसकी दिशा होगी ये, मान लीजिए ये एक P sin थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये जो रेखा बन रही है इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए P sin थीटा वाली वैद्युत द्विध्रुव के लिए, ये इसके लिए एक तरीके से निरक्षीय रेखा है ये वाली, इस P sin थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो हम कह सकते हैं कि P sin थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r3 न्यूटन। अब बच्चों बिंदु P पर वेक्टर P के दो घटकों P cos थीटा और P sin थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ रही है E पैरेलल और E परपेंडिकुलर आ रही है। तो अब इन दोनों का परिणामी हम अगर ज्ञात कर लेंगे तो बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो यहाँ पर E पैरेलल के समांतर घटक देखते हैं, E पैरेलल के समांतर जो है यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं और E परपेंडिकुलर के समांतर भी एक रेखा खींच लेते हैं, मतलब P cos थीटा के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P sin थीटा के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी ज्ञात करने जा रहे हैं। क्योंकि परिणामी हमारा ये वाला बच्चों कुछ इस दिशा में आएगा, जो कि समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के द्वारा बिंदु P पर प्रदर्शित दो सदिशों वेक्टर E पैरेलल और वेक्टर E परपेंडिकुलर का परिणामी है। क्लियर बच्चों, जो इनके द्वारा बने चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित है। क्लियर। तो बच्चों यहां पर हम E1 E परपेंडिकुलर E पैरेलल का परिणामी वेक्टर E परपेंडिकुलर वेक्टर E पैरेलल के परिणामी का परिमाण निम्न प्रकार होगा। तो बच्चों क्या होगा ये परिमाण, उसको देख सकते हैं, कैपिटल E इक्वल्स टू अंडर रूट E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल स्क्वायर, बिकॉज कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों E बराबर अंडर रूट, ये पूरा मान रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन
आर क्यू प्लस 1/, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू, इसका भी होल स्क्वायर कर देना है। तो बच्चों जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाई आर क्यू, अपना अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बिकॉज कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगा अंडर रूट हट जाएगा। अब बच्चों यहां जो मिलने वाला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा केवल है, और यहां जो मिलने वाला है वो 4 cos स्क्वायर थीटा है। क्लियर? तो बच्चों यहां से एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ निकाल लेंगे, 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में, सॉरी यहां पर देखिए फिर से, E इक्वल टू बन जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू, p अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव की वेक्टर p वैद्युत द्विध्रुव गुण वाली वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है न्यूटन प्रति कूलम। आप बच्चों अगर आप अक्षीय रेखा पर याद कर रहे हैं तो थीटा के स्थान पर 0 रख दीजिए, तो cos 0 होल स्क्वायर मतलब ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, और 1/4 2p/r³ आपका उत्तर आने वाला होगा। इसी तरह आप अक्षीय रेखा के लिए cos 90 रखेंगे तो आपका यही उत्तर बचने वाला है। तो इस तरीके आप वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञान कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? बच्चों वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखा ये क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं काल्पनिक कामन निष्कोण वक्र होते हैं, निष्कोण वक्र होते हैं जो उस वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक एकांक धन परीक्षण आवेश की गति की दिशा में खींची जाती है, खींची जाती है। और बच्चों ये क्यों खींची जाती है? जब ये काल्पनिक होते हैं तो खींचने के पीछे का कारण क्या है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन इन वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं उस वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अब जैसे हम धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचना चाहते हैं, तो धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे खींची जाएंगी इस बात को देखना। धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखा तो बच्चों जैसे यहां एक धन आवेश रखा है, धन Q। क्लियर? यहां एक धन Q आवेश रखा है। अब इस धन Q आवेश के चारों इसका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। तो अब इसके वैद्युत क्षेत्र में हमको इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखानी है।
तो हम इस बिंदु पर अगर धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा किधर होगी, धनावेश से अनंत की ओर। अगर हम यहां रखते हैं तो धनावेश इस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और इस दिशा की ओर यहां कहीं रखे हुए धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा इधर होगी। यहां कहीं रखे धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा इधर होगी और यहां कहीं रखे धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा इधर होगी। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह बच्चों हम ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींच सकते हैं। ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे खींचेंगे, देखो बच्चों, तो ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। तो बच्चों ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखा खींचने के लिए हम लोग यहाँ पे ऋण आवेश रख देंगे। अब देखो बच्चों, धन परीक्षण आवेश को जब यहाँ रखेंगे तो ऋण धन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यह वैद्युत क्षेत्र की रेखा मतलब ऋण क्यू आवेश के चारों ओर की वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्यू नॉट आवेश को रखते हैं यहाँ किसी बिंदु पर, तो ये धन परीक्षण आवेश इस ऋण आवेश के द्वारा आकर्षित किया जाएगा। मतलब ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखा अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ रखेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरह आएगा। तो धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वह ऋणावेश की ओर गति करेगा। ऋणावेश की ओर धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा तो वह ऋणावेश की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन है वो इन वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के माध्यम से हो रहा है और जो धनावेश के वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन है वो इन वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के माध्यम से हो रहा है। तो धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जा रही हैं और ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इसी तरह हम किन्हीं दो धनावेशों के वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को भी खींचेंगे। तो दो धन बिंदु आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की रेखा क्लियर बच्चों? देखा जैसे यहां पर हमने एक धन आवेश रखा है और यहां पर भी एक धन आवेश रखा है। अब इनके बीच अगर हम कहीं इनके दोनों के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कहीं किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं, क्यू नॉट को रखते हैं, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात धन परीक्षण आवेश की गति इन दोनों के द्वारा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा की ओर होगी। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र की रेखा कुछ इस तरीके की होगी। मतलब धन आवेशों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरीके से खींची जाएंगी जो कि इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे धन परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा में है। इसी प्रकार बच्चों दो ऋण बिंदु आवेश है और उनके वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींची है तो उनको दिखाते हैं दो ऋण बिंदु आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखिए बच्चों, जैसे ये एक ऋणात्मक आवेश है ऋण क्यू और ये दूसरा एक ऋणात्मक आवेश है ऋण क्यू। तो बच्चों इनकी वैद्युत क्षेत्र की रेखा देखिए, यहां पर अगर कोई क्यू नॉट आवेश रखेंगे तो ऋण भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। अर्थात परिणामी बल की दिशा की ओर ऋणावेश की तरफ धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगेगा। तो अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं
इस ये जो है हमारी दो ऋण बिंदु आवेशों की वैद्युत क्षेत्रीय रेखाएं। तो इस केस में देखिए बच्चों, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ये कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो बच्चों धन एवं ऋण बिंदु आवेशों की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचनी है हमें। तो हमने ये जो है एक धनात्मक वैद्युत आवेश ले लिया और ये एक ऋणात्मक वैद्युत आवेश ले लिया। अब इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर हम धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो धन परीक्षण आवेश पर इन दोनों का परिणामी बल लगेगा, जिस परिणामी बल के कारण वो गति करेगा और उसके स्वतंत्रतापूर्वक गति की दिशा ही धन और ऋण आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं से प्रदर्शित होगी। तो अगर किसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी, धन से निकलेंगे ऋण को जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन से निकलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन से निकलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन से निकलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। और ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऋणावेश की ओर आती है, मतलब ऋणावेश में प्रवेश करती है, अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आती है। अकेले ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अगर धन और ऋण का निकार है तो धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलकर ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर बच्चों? तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को समझ लेने के पश्चात अब वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण, की रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। तो ध्यान देने वाली बात होगी बच्चों इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमारी धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं ये खुला होता है। क्या है बच्चों? खुला होता है। जबकि अगर हम इनके कंपेरिजन में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। मतलब अगर किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बच्चों अगर बात करते हैं, जैसे कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाएगी और फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आएगी। तो बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं ये पंगवक्र होती हैं और जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं और ये खुला वक्र होती है। तो ये अंतर है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की रेखा और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के बीच। बाकी वैद्युत क्षेत्र की रेखा का जो पहला गुण है हमारा वो ये है कि धनावेश से निकलकर वैद्युत क्षेत्र की रेखा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा नंबर बच्चों ध्यान से देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की रेखा, जैसे मान लीजिए हम किसी एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा यहां से ले लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा है और वैद्युत क्षेत्र की रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखा और ये इसके बिंदु पर ई पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा प्रदर्शित करती है। तो बच्चों अगर वैद्युत क्षेत्र की रेखा का इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की रेखा पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो वो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करने वाली है। अब तीसरा नंबर बच्चों इसका जो तीसरा गुण है, दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती?
जैसे मान लीजिए बच्चों, सपोज दैट दो वैद्युत छेद की रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर कटान बिंदु O पर, कटान बिंदु O पर एक स्पर्श रेखा वैद्युत छेद पहली वैद्युत छेद की रेखा में और दूसरी स्पर्श रेखा दूसरी वैद्युत छेद की रेखा के अनुदिश खींची जा सकती है। मतलब बिंदु एक है और स्पर्श रेखा हमारे पास दो है, तो स्पर्श रेखा एक जो कि पहली वैद्युत छेद की रेखा के अनुदिश खींची जा सके और स्पर्श रेखा दो जो कि दूसरी वैद्युत छेद की रेखा के अनुदिश खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा दो। अब बच्चों, एक ही बिंदु पर दो परिणामी वैद्युत छेद की तीव्रताएं आना, अर्थात कटान बिंदु O पर जब हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो उसकी स्वतंत्रता पूर्वक गति की दो दिशाओं का होना ऐसा संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दो वैद्युत छेद की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो बच्चों, दो वैद्युत छेद की रेखाएं, दो वैद्युत छेद की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो बच्चों, ये समझिए कि वैद्युत छेद की रेखा का पहला कोण धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है और यह एक खुला वक्र होती है। और वैद्युत छेद की रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत छेद की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। और दो वैद्युत छेद की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, नहीं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं। अतः दो वैद्युत छेद की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। भौतिक विज्ञान से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए और अपने सिलेबस के सारे कंटेंट को पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए आप हमारे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।